हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और अंतरिक्ष यानों के चोर। अंतरिक्ष यान उड़ने को तैयार खड़ा था। रॉबर्ट, जोसेफ और हेनरी को जल्दी लाओ, समय हो गया है। अभी बुलाता हूँ मिस्टर शार्लॉक। शार्लॉक अपने साथी के पास पहुँचता है जो कंप्यूटर का अध्ययन कर रहा था। सैमी, इस बार बहुत सावधानी बरतनी है। पिछली बार हमारा अंतरिक्ष यान गायब हो गया था। बेचारे अंतरिक्ष यात्री गोल्डन और जोरेक्स के परिवार अनाथ हो गए। उस समय टीवी और कंप्यूटर में अचानक ही गड़बड़ी हो गई। टीवी के स्क्रीन पर कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। दोबारा स्क्रीन पर प्रकाश आया तो अंतरिक्ष यान गायब था। तभी अंतरिक्ष यात्री पोशाकों से लैस होकर आ गए। शर्लॉक और सैमी ने दोनों से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। गुड लक जोसेफ, सावधान रहना, एक एक क्षण की सूचना देते रहना। बेस्ट ऑफ लक हेनरी, कामयाब होकर लौटोगे इसका मुझे विश्वास है। दोनों अंतरिक्ष यात्री रॉकेट में जाकर बैठ गए। रॉकेट एक धमाके के साथ आकाश में तेजी से उड़ चला। शर्लॉक, इस बार कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ सैमी, हमारे प्रबंध में तो कोई कसर नहीं हो रही। अंतरिक्ष कंट्रोल रूम में सभी वैज्ञानिक अपने अपने बोर्ड पर सावधानी से निरीक्षण कर रहे हैं। टीवी पर रॉकेट ऊपर बढ़ता साफ दिखाई दे रहा है। एक वैज्ञानिक जो टीवी पर रॉकेट का चित्र देख रहा था, कंप्यूटर का निरीक्षण कर रहे वैज्ञानिक को सावधान करता है। देखिए, मार्ग की दिशा गणना तो ठीक है ना? अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी एक कर्मचारी उस हॉल में सफाई करने आता है और इधर उधर पड़े कागजों के टुकड़े और धूल झाड़ने के बहाने एक मेज़ के नीचे घुसकर एक तार तोड़ देता है और सफाई में लग जाता है। तभी अचानक टीवी पर से रॉकेट की तस्वीर गायब हो जाती है। हैं, ये क्या? मिस्टर सैमी, तस्वीर फिर गायब हो गई, टीवी बंद हो गया। सैमी दौड़कर टीवी सेट पर आते हैं और कभी कोई बटन घुमाकर टीवी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले की तरह ही गड़बड़ी है। सभी वैज्ञानिक अपने अपने बोर्डों पर गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मीटर भी ठीक है। तभी वह सफाई करता कर्मचारी अपनी घड़ी देखता है और जाकर चुपके से फिर तार जोड़कर हॉल से बाहर चला जाता है। उसी समय टीवी का स्क्रीन फिर चमक उठता है, पर वहाँ आकाश और तारों के सिवा कुछ नहीं दिखता। मिस्टर सैमी, टीवी ठीक हो गया है, पर रॉकेट का कहीं पता नहीं। वह वैज्ञानिक बटन स्विच दबा दबाकर टीवी पर चित्र उभारने की कोशिश करता है। सैमी पास आता है। ज़रा ठीक एडजस्ट करो स्क्रीन को। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मिस्टर सैमी। मुझे कोई खतरनाक और बड़ी गड़बड़ का अंदेशा है। मैं डॉक्टर जॉन को बुलवाता हूँ। उधर डॉक्टर जॉन अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त थे। तभी फ़ोन आता है। हेलो, मैं डॉक्टर जॉन। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, पहले की तरह ही रॉकेट गायब? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, फौलादी भी आएगा। और बाहर बाग में फौलाद और लंबू व्यायाम में व्यस्त थे। फौलाद वजन उठा रहा था और लंबू एक रस्सी से ऊपर चढ़ रहा था। एक छोटा सा वेट लिफ्टिंग उपकरण मेरे लिए भी बनवा दे फौलाद। यार, मेरी हेल्थ बहुत गिर गई है। फौलाद थी। फौलाद रस्सी को नीचे से हिलाते हुए। तो आंटी जी से बेलन मांग ले, वह उठाया कर रोज़, हेल्थ फ़ौरन बन जाएगी। देख फौलाद, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता, किसी दिन तू मेरे हाथ से मार खाएगा। नहीं भैया, ऐसा गजब ना करना। चल अब बहुत हो गया व्यायाम, चल नीचे आ जा। तभी डॉक्टर जॉन बगीचे में आ जाते हैं। फौलाद, जल्दी आओ मेरे साथ। अभी आए अंकल, चल रहे लंबू। फौलाद, लंबू और डॉक्टर जॉन अंतरिक्ष केंद्र की ओर कार में जा रहे थे। हम चल कहाँ रहे हैं अंकल? अंतरिक्ष केंद्र। उनका कहना है कि अंतरिक्ष में पहुंचकर अंतरिक्ष यान जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात है। वे लोग कार से उतर कर अंदर जाते हैं। इसमें जाने क्या रहस्य होगा, ये बड़ी चिंता की बात है। डॉक्टर सैमी तथा दूसरे अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन का तथा फौलाद का स्वागत करते हैं। आइए डॉक्टर जॉन। हेलो फौलाद, आइए। वे सोफ़ों पर बैठ जाते हैं। तभी जेब से लंबू निकलकर सबका अभिवादन करता है। सब लोगों को मेरा भी नमस्कार। ओह, आपको तो हम भूल ही गए थे। तो डॉक्टर जॉन, हमारी अंतरिक्ष योजना में एक खतरनाक बाधा उत्पन्न हो गई है। अब तक 2 अंतरिक्षयान 4 अंतरिक्ष यात्रियों सहित जाने कहाँ गायब हो चुके हैं। हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर जॉन अंतरिक्ष कंट्रोल रूम में जाकर सभी यंत्रों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। यंत्रों में तो कोई खराबी नहीं है। वे सब हज़ारों लाखों मील दूर की सूचना तथा चित्र प्रसारित करने में समर्थ हैं। तो क्या अंतरिक्ष में ही कोई दुर्घटना होती है? ऐसा ही है मिस्टर शर्लॉक। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यान के गायब या दुर्घटनाग्रस्त होते समय इस कंट्रोल रूम के टीवी स्क्रीन पर चित्र क्यों गायब हो जाते हैं। इसका तो एक ही हल है कि अंतरिक्ष में जाकर ही पता लगाया जाए, क्योंकि दुर्घटना या गायब होने के समय यहाँ के यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो निश्चित हो ही गया है कि इसका पता लगाने के लिए मैं वहाँ एक बार और जाना पड़ेगा। मैं फौलाद को भेजूंगा। अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने पर भी मेरा फौलाद से संपर्क नहीं टूटेगा और फौलाद सब जानकारी देगा। अगले दिन फौलाद को तैयार किया जाता है।
फौलाद, ये तुम्हारी बुद्धिमानी और वीरता की सबसे बड़ी परीक्षा सिद्ध हो सकती है। सभी यंत्रों को पास रखना और समय पर उपयोग करना मत भूलना। चिंता मत कीजिए अंकल, आपकी प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने दूंगा। फौलाद लंबू के साथ अंतरिक्ष रॉकेट की ओर बढ़ता है। डॉक्टर जॉन और सैमी तथा शर्लॉक उसे पहुंचाने जाते हैं। मिस्टर सैमी, अंतरिक्ष कंट्रोल रूम पर कड़ी निगरानी रखी जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। ऐसे ही होगा डॉक्टर जॉन। फौलाद और लंबू रॉकेट में बैठ जाते हैं। ओके अंकल, विदा मेरे बच्चों, रहस्य का पता लगा कर ही लौटना। उनके वापस लौटते ही रॉकेट एक धमाके के साथ अंतरिक्ष में बढ़ता है। धड़ाम! प्रयोगशाला में टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर जॉन, सैमी और शर्लॉक रॉकेट को बढ़ता हुआ देखते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा है। प्रयोगशाला के सब यंत्रों पर कड़ी निगरानी रखो। एक वैज्ञानिक कानों और मुंह पर लगे यंत्र से रॉकेट में बैठे फौलाद से बातें करता है। हेलो फौलाद, सब कुछ ठीक तो है ना? यस, अभी तो सब ठीक है। तभी वही सफाई करने वाला नौकर प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखता हुआ सफाई करता है। सफाई करते करते वह अपनी घड़ी देखता और तार का संबंध तोड़ने मेज के पास पहुंच जाता है। उसकी यह हरकत तिरछी नज़र से डॉक्टर जॉन देख रहे थे। ये कर्मचारी घड़ी देखकर मेज के नीचे क्या करने घुस गया? इसकी हरकतें रहस्यमयी लगती हैं। मेज के दूसरी तरफ चुपके से पहुंचकर देखता हूँ। मेज के दूसरी ओर पहुंचकर डॉक्टर जॉन झांक कर देखते हैं कि वह कर्मचारी तार का संबंध काट रहा था। डॉक्टर जॉन जैसे ही चिल्लाए, वह कर्मचारी चौंक पड़ा। ए, ये क्या कर रहा है? पकड़ो पकड़ो इस बदमाश को, ये तार काट कर संबंध विच्छेद कर रहा है। वह कर्मचारी तार तोड़कर बाहर की ओर भागा। कुछ वैज्ञानिकों ने पीछा किया। पकड़ो, भागना ना पाए। टीवी पर रॉकेट का चित्र गायब हो जाता है। स्क्रीन से रॉकेट का चित्र गायब हो गया। फिर वही गड़बड़। डॉक्टर जॉन दौड़कर टेबल के नीचे पहुंचकर टूटे हुए तार जोड़ते हैं। मैंने तार जोड़ दिया, टीवी ठीक से नियंत्रण करो। तभी स्क्रीन पर एक चौंकने वाला दृश्य उभरता है। रॉकेट को चारों तरफ से दर्जनों विचित्र छोटे छोटे विमान घेरे हुए थे। उन विमानों ने रॉकेट को रस्सी जैसी वस्तु से जकड़ रखा था और उसे अपने साथ लिए जा रहे थे। हैं, ये क्या? डॉक्टर जॉन जल्दी आइए, रॉकेट का अंतरिक्ष में अपहरण किया जा रहा है। डॉक्टर जॉन दौड़कर स्क्रीन पर आते हैं और यह दृश्य देखकर भौचक्के रह जाते हैं। यंत्र पर बैठा वैज्ञानिक हेडफोन से संपर्क स्थापित करता है। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुरंत फौलाद से संपर्क स्थापित करो। हेलो हेलो फौलाद, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो? क्या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? ये विमान कहाँ से आए हैं? उधर से फौलाद बोलता है। लगता है किसी अज्ञात ग्रह के वासियों ने हमारे रॉकेट को घेर लिया है। वे उसे ज़बरदस्ती अपने ग्रह की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारे रॉकेट की दिशा बदल। हेलो 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 फौलाद, लगता है संपर्क टूट गया। तभी अचानक रॉकेट भी टीवी स्क्रीन से धीरे धीरे गायब हो जाता है। रॉकेट की दिशा बदल गई है। तभी स्क्रीन पर से रॉकेट का चित्र धीरे धीरे हटता जा रहा है। मैं बाहर जाकर उस कर्मचारी को देखता हूँ जिसने तार काटकर संबंध विच्छेद किया था। आखिर वह है कौन? और डॉक्टर जॉन तेजी से बाहर निकलते हैं। वे एक व्यक्ति से पूछते हैं और एक मोटरसाइकिल से उस ओर जाते हैं। वह कर्मचारी किधर भागा है? साहब, वह एक मोटरसाइकिल पर भागा है, इधर जंगल की ओर। डॉक्टर जॉन मोटरसाइकिल उसी ओर दौड़ाते हैं। मुझे उसे रोकना होगा। वह अंतरिक्ष के उस अज्ञात ग्रह का एजेंट है जो अंतरिक्ष रॉकेटों का अपहरण कर रहा है। एक जगह पेड़ों से घिरे मैदान में वही कर्मचारी विचित्र हथियार ताने पीछा कर रहे वैज्ञानिकों को रोके हुए था। तभी डॉक्टर जॉन भी पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। सभी वैज्ञानिक ऊपर हाथ किए हुए थे। तभी कर्मचारी ने एक हाथ से अपना नकाब हटाया। वह किसी ग्रह का अजीब शक्ल वाला प्राणी था जिसने पृथ्वी के मानव जैसे चेहरे वाला नकाब पहना था। मैं पृथ्वीवासी बनकर आया था। हे भगवान, ये तो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था जो मनुष्य वेश में हमारे यहाँ सफाई का काम किया करता था। वह विचित्र आदमी मानव मैदान की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने हथियार से आकाश की ओर फायर किया। एक नीली किरण सर्र की आवाज़ के साथ निकली और पृथ्वी के अंदर से घर्र की आवाज़ हुई। तभी एक विचित्र यान पृथ्वी के अंदर से निकला। वह विचित्र मानव उसकी ओर बढ़ा तो ये किसी ग्रह के वासियों का षड्यंत्र था। अब मुझे फौलाद को सतर्क करना होगा। विचित्र यान के खुले दरवाजे से वह अंतरिक्ष मानव अंदर चला गया। हम अब पिस्तौलों से फायर कर उन्हें रोकें? नहीं, यह खतरनाक होगा। यान ऊपर उठता जाता है। सारे वैज्ञानिक देखते रह जाते हैं। उनकी कैद में हमारे अंतरिक्ष यात्री तथा फौलाद लंबू हैं। उन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब तो सब कुछ फौलाद पर निर्भर है। चलो जल्दी वापस। वे प्रयोगशाला में वापस पहुंचते हैं। स्क्रीन पर से रॉकेट की तस्वीर अब पूरी तरह से हट गई थी। डॉक्टर जॉन और अन्य लोग प्रयोगशाला में आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर जॉन? वह कर्मचारी पकड़ा गया? आखिर ये सब क्या घोटाला है? स्क्रीन पर से रॉकेट का चित्र पूरी तरह हट चुका है। वे विचित्र यान रॉकेट को खींच कर ले गए। दिशा बदल गई। वह कर्मचारी किसी अज्ञात ग्रह का वासी था। अपने यान में बैठकर वापस चला गया। क्या कहा आपने? और उधर भी यान रॉकेट को खींच कर लिए जा रहे थे एक ग्रह की ओर, और रॉकेट के अंदर फौलाद और लंबू। ये क्या हो रहा है फौलाद? हम कहाँ फंस गए? फंसना तो था ही, अब देखना है कि निकलते कैसे हैं।
पृथ्वी से तो बिल्कुल संपर्क टूट गया। इसी तरह हमारे अन्य यानों का भी हाल हुआ होगा। और अब उनका ग्रह पास आ गया था। उन विचित्र यानों से बंधा रॉकेट झूलता हुआ उस अज्ञात ग्रह पर उतर गया। लो, उन लोगों का ठिकाना आ गया। हमें दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरना चाहिए। देखें वे लोग कैसे हैं। जाने उनकी शक्लें कैसी होंगी। उनकी भाषा भी विचित्र ही होगी। वे कहीं हमें मार ना डालें। फौलाद लंबू को उठाकर जेब में रख लेता है। तू चुपचाप मेरी जेब में बैठ जा। बैठा रहे, जो होगा मैं भुगत लूँगा। तभी उन यानों में से विचित्र वाले, जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसे ही था पर चेहरा टिड्डियों जैसा, वे सब रॉकेट के चारों ओर खड़े हो गए। उनका सरदार आगे बढ़कर चिल्लाया। उसके मुंह के सामने और कान तक एक छोटा सा यंत्र लगा था। जो भी अंदर हैं वह बाहर आ जाएं। हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे हमारे ग्रह पर आसानी से सांस ले सकते हैं। रॉकेट के अंदर से फौलाद और लंबू दरवाज़ा खोलकर निकलते हैं। ये तो हमारी भाषा में ही बोल रहा है। बाप रे, क्या शक्ल पाई है। फौलाद भैया, इनसे दोस्ती कर लें। फौलाद को देखकर वह सरदार आगे बढ़ता है। आओ दोस्त, आगे बढ़कर हाथ हाथ मिलाओ। हम लूनावासी हैं। तुम्हारे अन्य साथी भी हमारे पास सुरक्षित हैं। फौलाद आगे बढ़कर हाथ मिलाता है। आप लोग हमारे रॉकेटों का अपहरण क्यों कर रहे हैं और हमारी भाषा कैसे जानते हैं? हम तुम्हारे रॉकेटों का नहीं बल्कि मनुष्यों को अपने ग्रह पर इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे साथ चलो, बैठकर आराम से बातें करेंगे। उनकी एक विचित्र गाड़ी में बैठकर फौलाद और लंबू बस्ती की ओर बढ़ते हैं। अन्य लोग भी गाड़ियों में पीछे पीछे बढ़ते हैं। पानी के बुलबुले जैसे गोल उनके घर जहाँ तहाँ बने थे। सरकारी इमारतें सितारों के आकार की दिख रही थीं। विचित्र मानव इधर उधर आ जा रहे थे। कुछ देर में वे एक सितारेनुमा इमारत के सामने रुकते हैं और उतरकर अंदर जाते हैं। अंदर एक अधिकारी के सामने लगी कुर्सियों पर सब बैठ जाते हैं, पर फौलाद और सरदार नहीं बैठते। सर, यह एक पृथ्वीवासी और आया है। तभी लंबू बाहर झाँक कर चिल्लाता है। सब लोग उसे देख चौंक पड़ते हैं। भैया, एक नहीं 1.5 कहो, मैं भी साथ आया हूँ। अरे, इतना छोटा पृथ्वीवासी, कमाल है। हाँ, तो आप हमें यहाँ क्यों लाए? हमारे ग्रह पर एक शक्तिशाली ग्रह के वासी हमला करना चाहते हैं। वे यहाँ आकर हमारा धन और लूना वासियों को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। हमने पृथ्वीवासियों को बलवान पाया तो उनकी एक सेना बनाने की योजना बनाई है। ओह, ये बात है। पर शरीर तो आप लोगों का हमारे जैसे ही है। थोड़ी ऊंचाई कम है और फिर शक्ति क्यों नहीं है? हम नहीं जानते। हमें मुकाबला करने के लिए और पृथ्वीवासी चाहिए। वे ही यहाँ के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। अब तुम जाओ अपने साथियों के पास, हम कल बात करेंगे। फौलाद और लंबी को उस जगह से फौलाद और लंबू को उस जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ 8 अन्य पृथ्वीवासी रखे गए थे। फौलाद को देख वे सब खुश हो गए। ओह फौलाद, तुम यहाँ कैसे आ गए? आप लोगों को आज़ाद कराने। फौलाद उन्हें गले लगाता है। पर ये लोग हमारी सेना बनाना चाहते हैं ताकि इनके दुश्मनों को हम मार सकें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम इनकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं पर गुलाम बनकर सेना में नहीं रह सकते। मैं कल इस बात का विरोध करूंगा। पर यहाँ से निकल पाना भी तो कठिन है। तभी कुछ लूनावासी खाना रखकर चले जाते हैं। फौलाद खाना देखकर, यह कैसा खाना है? लगता है यहाँ गेहूँ, मक्का, चना, सेब, अंगूर आदि पौष्टिक अनाज फल नहीं पैदा होते, जबकि ज़मीन और मिट्टी तो हमारी पृथ्वी जैसी है। खैर, जैसा है खा पी कर सो जाते, कल देखेंगे। सब सो जाते हैं पर फौलाद सोचता है, यहाँ पौष्टिक अनाज फल पैदा नहीं होते, शायद इसलिए लूनावासी कमज़ोर है। यदि अपने साथ लाए गए फलों और चनों को यहाँ पैदा कर इन्हें खिलाया जाए तो ये बलवान बन सकते हैं। फिर इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन फौलाद लूनावासी अधिकारी के सामने प्रस्ताव रखता है। हमने फैसला कर लिया है कि हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपके दुश्मनों से टक्कर लेंगे, पर हम अपना ही खाना खाना चाहते हैं। हमारे रॉकेटों में सारा सामान मंगवा दीजिए और अपने कुछ लूनावासी दे दीजिए। हम उन्हें शक्तिशाली बना देंगे और युद्ध कला सिखाएंगे। धन्यवाद पृथ्वीवासी, हम सारा प्रबंध कर देते हैं। हमें ऐसी जगह दीजिए जहाँ मैदान हो। फौलाद अपने साथियों के साथ एक खुली जगह में आ जाता है। मैदान के किनारे पर उनकी इमारत थी जहाँ उनका सारा सामान आ गया था। फौलाद फलों से बीज निकलवा रहा था। जाओ साथियों, इन फलों के बीजों को बो दो और पानी खाद डालकर अच्छी देखभाल करो। सभी पृथ्वीवासी मैदान में जहाँ तहाँ अंगूर, सेब, चेरी, लीची आदि के बीज बो देते हैं। ये मेरे प्रिय खाद्य चने हैं, इन्हें भी एक तरफ लाइन से बो दो। फौलाद लूनावासी सरदार को साथ लेकर उनको फसल के तरीके बताता है। कुछ दिनों में ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, उनमें फल फूल लग जाएंगे, चने के पौधे भी बड़े हो जाएंगे। लूनावासी पृथ्वीवासी की सौगात को रॉकेट में से निकाल कर लाते हैं। फौलाद लूनावासियों को रोज़ सेब, अंगूर तथा कच्चे चने खाने को देता है। फिर युद्ध कला सिखाता है, साथ में ताकत लाने के व्यायाम करवाता है। तभी एक दिन एक लूनावासी भागता हुआ आता है। जल्दी चलिए, कार्गो ग्रह के लोगों ने हम पर हमला किया है, वह लूनावासियों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। चलो हम आते हैं। फौलाद और उसके साथी अपने साथ प्रशिक्षित लूनावासियों को गाड़ी में बैठाकर वहां पहुंचे जहां कार्गोवासी लूनावासियों को उठा उठाकर फेंक रहे थे। चारों तरफ से घेर कर इन पर टूट पड़े। फौलाद कार्गोवासियों को उठा उठाकर फेंकने लगा और फौलाद ने फौलादी घूसों की झड़ी लगा दी। इन्हें मैं अच्छी तरह पाठ पढ़ाऊंगा, मारो जमकर। तभी विमान में और कार्गोवासी आ गए।
फौलाद, वह लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चिंता मत करो। प्रशिक्षित लूनावासी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं और उनमें गजब की शक्ति भर गई है। तभी लूनावासी का राजा और अन्य बड़े अधिकारी अपनी विशेष गाड़ी में आकर दूर से युद्ध देखते हैं। वोमका, पृथ्वीवासियों की तरह हमारे लूनावासी भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हाँ महाराज, पृथ्वीवासी लड़ाके कार्गोवासियों को उठा उठा कर फेंक रहे हैं। उधर कार्गो के लोग आश्चर्य में थे। आश्चर्य? लूनावासियों में परास्त कर रहे हैं? ये विचित्र विशाल आदमी कहाँ से ले आएंगे लूनावासी? बड़े बलशाली और फुर्तीले आएंगे। बहुत से कार्गोवासी बंदी बनाकर जेल में भेज दिए गए। कार्गोवासियों से जेलें भर दी गई। फौलाद के मुख्य कार्गोवासियों के छक्के छुड़ा रहे थे। बहुत खूब, इन्हें तब छोड़ना जब कार्गोवासी तुम्हारा धन और लूनावासियों को छोड़ें। इन्हें इतना मज़ा चखाऊंगा कि इधर आंख भी नहीं उठाएंगे। आखिर थक कर कार्गोवासियों ने हार मान ली। फौलाद ने कार्गो नेता को पकड़ लिया। हम हार गए, हमें छोड़ दो। पहले लूनावासियों को वापस भेजो, सारा धन भी। कार्गो नेता फौलाद की शक्तिशाली बाहों में छटपटाता है। वह अपने साथी को हुक्म देता है, सोमो, महाराज से जाकर कहो लूना ग्रह शक्तिशाली हो गया, उनके बंदियों को वापस भेज दो, मैं अभी चाहता हूँ। और वह विमान में अपने ग्रह चला गया। फौलाद कार्गो नेता लूनावासियों को सौंप देता है। लूना का राजा तथा अन्य अधिकारी दौड़ते हुए फौलाद के पास आते हैं। इन सबको कैद में डाल दो। हाँ, लूनावासियों के बदले इन्हें छोड़ेंगे। शाबाश फौलाद, तुमने वाकई कमाल कर दिया। हमारे ग्रहवासियों को इतना शक्तिशाली कैसे बना दिया? मैं अपने ग्रह के पौष्टिक अनाज फल लूनावासियों को खिलाए, जिससे इनमें ताकत आई। आपके यहाँ पौष्टिक अन्न फल भी पैदा हो सकते हैं। तभी फौलाद जेब देखता और चौंक पड़ता है। अरे लंबू कहाँ गया? लड़ाई में शायद जेब से गिर गया। लंबू, लंबू! तभी लंबू मैदान में से एक जख्मी कार्गोवासी को घसीटने की कोशिश करता हुआ चिल्लाता है, अरे मैं यहाँ हूँ भैया, इसे मज़ा तो चखा दिया पर ये मुझसे घिसट नहीं रहा। उसे वहीं छोड़कर इधर आ जा। सभी लूनावासी तथा फौलाद गाड़ियों में बैठकर एक बड़े भवन की ओर चल पड़ते हैं। लूना के महाराज, अब आपको पृथ्वीवासियों की सेना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने शक्ति देने वाले खाद्य अन्न फल यहाँ बो दिए हैं। आप लोग इनके बीच जगह जगह बोकर इनकी लगा पैदावार बढ़ाएं और अपने लोगों को इन्हें खिलाएं। यह तो आपने बहुत अच्छा किया। ज़रा वे खाद्य फल अन्न हमें भी तो दिखाओ। चलिए। वे लोग गाड़ियों में बैठकर उस मैदान में जाते हैं। ये देखिए महाराज, स्वादिष्ट फलों के पेड़ और उधर चने के खेत। ये कुछ ही दिनों में भरपूर फल देने लगेंगे। धन्यवाद फौलाद, तुमने कमाल कर दिया और कुदरत के अनमोल खजानों की जानकारी दी। फौलाद अपने सामान से निकाल कुछ फल राजा को देता है। वाह, कितना बढ़िया स्वाद है। खाते ही जैसे मुझ में एक ताजगी सी आ गई है। अब आप मुझे वचन दीजिए कि हाँ, हमारे रॉकेटों का अपहरण नहीं करेंगे। हम अब ऐसा नहीं करेंगे। अब तो हमें तुमने शक्ति की दवा जो दे दी, अब मैं अपने लोगों को शक्तिशाली बनाऊंगा। हम पृथ्वी से अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भेज देंगे, उन्हें यहाँ पैदा करना। तभी एक कर्मचारी दौड़ा आता है। महाराज, हमारे कैदी लूनावासियों तथा लूटा हुआ धन लेकर कार्गो के लोग आ गए। कैदी कार्गो को लेकर युद्ध मैदान में चलो। मैदान में भारी भीड़ थी। तभी लूना ग्रह की गाड़ियाँ कार्गोवासियों को लेकर आ पहुँची। हमारे लूनावासियों को धन के साथ हमारी तरफ भेजो, हम तुम्हारे कार्गो बंदियों को भेज देंगे। ठीक है लूना सम्राट, हमें खेद है, हम तुम्हारी शक्ति को पहचान गए। अब शत्रुता नहीं, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों राजा आगे बढ़कर एक दूसरे के गले मिलते हैं। लूना तथा कार्गो के कैदी भी अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। अब हम दोस्त हैं। धन्यवाद। कार्गो सम्राट और कार्गोवासी लूनावासियों से विदा लेते हैं। कार्गो के लोग अपने अपने यानों में बैठकर अपने ग्रह की ओर उड़ चले हैं। ये एक सुखद क्षण था। पृथ्वीवासियों, आपने हमें एक बहुत बड़े जंजाल से निकाल दिया है। हम बहुत कृतज्ञ हैं। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? केवल दोस्ती का हाथ। अब हमें भी पृथ्वी पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि रॉकेटों के अपहरण से हमारे यहाँ एक आतंक छा गया था। उन्हें शीघ्र सूचित करना होगा। अरे, मैं अंकल से संपर्क भी नहीं बना पाया, जबकि मेरे हाथ में शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। तभी फौलाद ट्रांसमीटर का बटन दबाकर ऑन करता है और पृथ्वी से संपर्क स्थापित हो जाता है। हेलो अंकल, मैं फौलाद लूना ग्रह से बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, अंकल। अरे फौलाद बेटे, हमारी तो जान ही अटकी थी। तुम ठीक तो हो? सब ठीक हो गया है। मेरे साथ सभी गायब अंतरिक्ष यात्री भी आ रहे हैं। लूना ग्रह से हमारे संबंध अच्छे हो गए। आ जाओ, हम लोग तुम्हारा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। और पृथ्वी से रॉकेट उड़ चले पृथ्वी की ओर। उन्हें विदा दे रहे थे लूनावासी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज़ की अगली कॉमिक्स फौलादी सिंह और कारकोला का चक्रव्यूह में। तब तक के लिए धन्यवाद।